नमस्कार, रात के 9 बजे न्यूज टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम हाजिर हैं इस वक्त उन सभी अहम खबरों के साथ जिनका पड़ता है आप पर सीधा असर। शुरुआत इस समय की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। शेयर बाजार और रुपया दोनों आज औंधे मुंह गिर गए हैं। ये बड़ी खबर वही एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर टेलीकॉम और तकनीक का सबसे बड़ा जमावड़ा इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिग्गजों के साथ रहा। और तीसरी बड़ी खबर है, इकोनॉमी के मोर्चे पर मोदी सरकार को अपनों से ही आलोचना का अब सामना करना पड़ रहा है। इन तीनों बड़ी खबर पर विस्तार से अब चर्चा करते हैं। लगातार 7 दिनों से बाजार में जो हो रहा है उसने निवेशकों की नींद उड़ा रखी है। हफ्ते भर में सेंसेक्स 1270 अंक टूट चुका है। निवेशकों के 1,80,000 करोड़ रुपए आज फिर से साफ हो गए। क्या है चिंताएं और एक्सपर्ट्स को आगे की तस्वीर कैसी दिख रही है, आइए जानते हैं। बाजार की गिरावट कब थमेगी और बुल कब फिर से दौड़ लगाएंगे, ये वो सवाल है जिसका साफ साफ जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। सिंगापुर पर लिस्टेड SGX निफ्टी से आज सुबह संकेत अच्छे थे, लिहाजा शुरुआत भी हरे निशान में हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता बिकवाली का दबाव बढ़ता गया। निफ्टी ने न सिर्फ 9800 बल्कि 9750 का अहम सपोर्ट भी तोड़ दिया। यानी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी अब 400 अंक नीचे है। और चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स ये बिकवाली और गहराने की आशंका जता रहे हैं। So we are of the view that in today and tomorrow's, notwithstanding the volatility, 9700 is the first support where you will get. But in the month of October, you could be even seeing levels closer to 9400 on the Nifty as earnings disappoint and as weak macros play spoil sport on the rise in the Sensex. निराशा की इन बातों पर यकीन दिलाने के लिए वजह 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारी हैं। FIIs यानी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली थम नहीं रही, रुपए में भी कमजोरी बढ़ रही है। अमेरिका उत्तर कोरिया के बीच टेंशन बरकरार है। चौतरफा ग्रोथ रेट का अनुमान घटाने की खबरें आ रही हैं और ऊपर से स्टिमुलस का डर भी बाजार को सता रहा है। हालांकि कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि चिंता के बादल छट जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर हुआ है उसके अंदर जो पेन था मार्केट के अंदर वो निकल चुका है। Maybe it may take couple of days more or a week more, by which I think you will start seeing the confidence returning back into the market. आंकड़े तो ये तस्वीर बयां कर रहे हैं कि निवेशकों को अच्छी बातों पर अभी यकीन नहीं हो रहा। आज सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, जिसमें PSU बैंक, फार्मा और रियल्टी में गिरावट सबसे ज्यादा रही। अब सभी की नजरें सरकार की तरफ है कि वो इकोनॉमी को लेकर क्या फैसले लेती है। फिलहाल आप सतर्क रहें, जोर शोर से ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनाएं और सटीक स्ट्रैटेजी के लिए देखते रहें जी बिजनेस। रुपए में कमजोरी का सिलसिला आज भी जारी है। 8 सितंबर से शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला अब तक चल रहा है। आज रुपया 65 रुपए 75 पैसे के लेवल को छू गया, जो कि 17 मार्च 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। 8 सितंबर को रुपए ने 65 रुपए 78 पैसे का स्तर छुआ था। रुपए में पिछले 13 सत्रों में 3% से ज्यादा की कमजोरी दिखी है। कल रुपया 65 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल अर्थव्यवस्था की खराब होती हालत के चलते विदेशी निवेशकों ने सिर्फ सितंबर में ही 16,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। बात कर लेते हैं आर्थिक हालत की। सरकार को राहत पैकेज लाना चाहिए या नहीं, इस पर अब नीति आयोग ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि राहत पैकेज लाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जहां तक वित्तीय घाटे की चिंता है उसकी भरपाई आगे कर ली जाएगी। सुनिए। इस वक्त एक स्टिमुलस का करना मेरे ख्याल में उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, रेटिंग एजेंसीज को भी नहीं होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको करने से हमारी अर्थव्यवस्था में बेहतरी आएगी, आर्थिक गति हमारी बढ़ेगी, जिससे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट रेशियो आगे चल के वैसे भी ठीक हो जाए। ई कॉमर्स कंपनी Amazon ने छोटे और मझौले दुकानदारों के लिए B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। यानी अब छोटे और मझौले दुकानदार Amazon से सीधे सामान खरीद पाएंगे। Amazon ने 2015 में इसे अमेरिका में लॉन्च किया था। इसके जरिए कोई भी दुकानदार जिसके पास GST रजिस्ट्रेशन होगा वो Amazon वेबसाइट पर बायर के तौर पर रजिस्टर करा सकता है। यहां से खरीदे गए प्रोडक्ट पर बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे।
चलिए, हमारे साथ मनीष तिवारी, वीपी कैटेगरी मैनेजमेंट अमेजॉन इंडिया भी जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। मनीष, आपका बहुत स्वागत है। इनफैक्ट अमेजॉन के नए प्लेटफॉर्म पर ये जो नए हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस शुरू करने के पीछे? पिछले 2 साल से हमें काफ़ी लोग हमको रीच आउट करते हैं, मेल लिखते हैं कि क्या मैं अपने बिजनेस के लिए सामान खरीद सकता हूं। और जैसे आपको मालूम है, जो हमारा B2C A.in वेबसाइट है, जो मार्केट प्लेस है, उसमें ज़्यादातर ग्राहक एक पीस ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर ले रहे हैं तो एक पीस ले सकते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में, और हम बिज़नेस इनवॉइस नहीं दे सकते हैं आपको। तो बार बार ग्राहक जिनके अपने बिजनेस थे वो बोलते थे हमें अपने ऑफिस के लिए भी सामान लेना है, क्या हम 10 कंप्यूटर ले सकते हैं आपसे, आप मेरे को बिजनेस इनवॉइस दे सकते हैं। इसके अलावा जो 2,20,000 सेलर्स थे वो अपने ऑफिसेस के लिए सामान खरीदना चाहते थे हमारे मार्केट प्लेस से। तो ग्लोबली हमारे पास जून ऑफ 2015 में हमने US में लॉन्च किया था मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस, जो हम B2B मार्केट प्लेस कहते हैं। कल मिडनाइट आज दिन के शुरुआत हमने वो मार्केट प्लेस इंडिया में लॉन्च किया, जो कि A.in/business से आप जा सकते हैं। ये मार्केट प्लेस जितने भी लोगों जिनके पास GST रजिस्ट्रेशन है वो फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। और एज वी स्पीक अभी 15,000 प्लस सेलर ऑलरेडी मार्केट प्लेस पे आ गए हैं पिछले 12 ओड घंटे में। करीब करीब 10 करोड़ ऑफर्स हैं अभी मार्केट प्लेस में, जिसके साथ आपको GST इनवॉइस मिलेगा ताकि आप इनपुट क्रेडिट ले सके। मनीष, ये भी बताइए, अमेजॉन ने शॉपर स्टॉप्स में भी निवेश किया है, नई पार्टनरशिप ये कैसे काम करने जा रही है? क्या हम अमेजॉन को ब्रिक्स एंड मोर्टार सेगमेंट में भी देख पाएंगे अब? सो जस्ट आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, जो शॉपर स्टॉप में इन्वेस्टमेंट है वो अमेजॉन का कोई ग्लोबल आर्म के थ्रू है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। शॉपर स्टॉप में तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट है, जो कमर्शियल अरेंजमेंट है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे, हमारे मार्केट प्लेस पे। उसका और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, और ऐसा कोई बात में सच्चाई नहीं है ये ऑफलाइन और ब्रिक और मोटर में। अगर आप बस देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी, जो रिक्वायरमेंट हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश में लाखों स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, और ये एक बड़ा गैप एरिया था, बिकॉज बड़े कंपनियों में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, सिस्टम्स होते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता है, वो चाहता है कि जहाँ तक हो सके प्रोक्योरमेंट एक्सेट्रा थोड़ा सीमलेसली हो जाए। तो हम वही नीड एड्रेस कर रहे हैं ये मार्केट प्लेस के लॉन्च से, और ये बहुत बड़ी नीड है। मतलब आप कोई भी रिपोर्ट देखिए, ये जो नंबर्स है बहुत बड़े हैं। जो स्मॉल एंड बिजनेस, मीडियम बिजनेसेस के प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत बहुत बड़े हैं। और छोटे मझोले दुकानदारों के लिए खास तौर पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मनीष इसके लिए, और थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों से अपील की है कि GST को कामयाब बनाने के लिए सहयोग करें, ताकि छोटी मोटी दिक्कतों से निपटा जा सके। GST की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के व्यापारियों ने इस नई टैक्स व्यवस्था का स्वागत किया है। PM ने मुख्य सचिवों से अपील की कि छोटे कारोबारियों को GST से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन से मदद मिले। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि GST नेटवर्क से हर छोटे बड़े कारोबारी को जुड़ना चाहिए, ताकि इस क्रांतिकारी कदम का फायदा कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों को भी मिल पाए। इधर PM मोदी कारोबारियों से GST को कामयाब करने की अपील कर रहे हैं। इधर कारोबारियों ने GST को लेकर आ रही दिक्कतों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक चिट्ठी भी लिख डाली है। इस चिट्ठी में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने अपील की है वित्त मंत्री जी से कि कारोबारियों के लिए स्टॉक फाइलिंग की तारीख को 30 सितंबर से आगे बढ़ाया जाए। सुनिए। वैसे महाराष्ट्र में व्यापारियों और कारोबारियों को अपना GST नंबर साइन बोर्ड पर दिखाने को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी सामने देखने को मिली है। व्यापारियों को GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले करना होगा, और इन्हीं व्यापारियों से बात की है जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। GST लागू होने के बाद अभी तक कारोबारी जो पुराने स्टॉक है उससे जुड़ी हुई कुछ दिक्कतों से जूझ रहे हैं। रिटर्न फाइलिंग के अंदर भी कारोबारियों को परेशानी आ रही है।
और एक अब नया फरमान आया है, नया नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो कारोबारी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें अपनी शॉप्स के अंदर, दुकानों के अंदर जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, वहां पर जीएसटी का नंबर बताना होगा, अंकित करना होगा। इसके अलावा जो दुकान के अंदर भी जो जीएसटी का सर्टिफिकेट होता है वो बताना होगा। सर, ये जो नया फरमान आया है इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये जो नया नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारे साइन बोर्ड पे हमारा जीएसटी टिन नंबर दिखाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ये जीएसटी टिन मेंशन करने के लिए हमें पूरा साइन बोर्ड नया बनाना पड़ेगा, उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे हमारे, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि पब्लिकली जीएसटी टिन एकदम क्लियर हो जाएगा, उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो किस तरह से मिसयूज हो सकता है और उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ नुकसान भी हो सकता है? मिसयूज यानी जीएसटी नंबर कोई भी कहाँ पर भी बता सकता है हमारा नंबर लेके, और उसको हम फेस करेंगे। गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये करेगी कि आपका टिन नंबर और ये जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम उसमें आएंगे। इसके लिए हम चाहेंगे कि ये जो भी है वो हम सर्टिफिकेट अंदर हमारे दुकान में लटका हुए वो ठीक है। देश में बैंकों के सामने क्या दिक्कतें हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में बैंकिंग सेक्टर के सामने पेश आने वाली दिक्कतों को दूर करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बैठक में जनधन खाता धारकों को जारी रुपे डेबिट कार्ड को और बढ़ावा देने के लिए कहा। पीएम ने देश में चल रहे 9 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की स्थिति का भी जायजा लिया, जिसमें रेलवे, रोड, पावर और कोयला से जुड़े प्रोजेक्ट्स थे। वैसे आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को अब अपनों का ही हमला झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सरकार के आर्थिक फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक अंग्रेजी अखबार में यशवंत सिन्हा ने लिखा कि इकोनॉमी की हालत खराब है। पिछले 2 दशक में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सबसे कम रहा है। जीएसटी को गलत तरीके से लागू किया गया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इकोनॉमी में तो पहले से ही गिरावट आ रही थी, उस पर से नोटबंदी ने आग में घी का काम किया। यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी खुलकर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा कि अमृतसर से चुनाव हारने के बाद तो जेटली को मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, फिर भी उन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया। वहीं रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यशवंत सिन्हा के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम लिए बगैर कहा कि पिछले 3 सालों के दौरान इकोनॉमी को लेकर काफी बड़े-बड़े काम हुए हैं। गत 3 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पे रिफॉर्म हुआ, बदलाव हुआ, नए स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए अर्थव्यवस्था में, काम करने के ढंग में, सरकार की सोच में, जिसके कारण जो चीजें कभी किसी की कल्पना में नहीं थी भारत में हो सकती है। जिस टाइप का परिश्रम मोदी जी ने किया है, जिस प्रकार से लगातार अर्थव्यवस्था को, मैक्रो इकोनॉमी को, जो बड़े ढांचा है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसको सुधारने का काम इस सरकार ने किया है, वो मेरे हिसाब से सराहनीय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि दिल्ली में आज से देश के सबसे बड़े मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक सम्मेलन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज हो चुका है। खास बात यह कि टेलीकॉम और टेक्निक का ये महाकुंभ भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है और दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिनों तक चलने वाली प्रदर्शनी का आयोजन सेल्यूलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI करा रही है। चूंकि इवेंट पहली बार भारत में हो रहा है, इसलिए ये देश के टेलीकॉम सेक्टर से लेकर आम मोबाइल यूजर तक के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस इवेंट में मोबाइल की फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस खास इवेंट में देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला, सुनील भारती मित्तल भी शामिल हुए हैं। 3 दिन के इस इवेंट में नोकिया, गूगल, फेसबुक, हुआवी, क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स पेश करेंगी और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ी काफी चीजें होंगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में मुकेश अंबानी ने कहा कि डेटा डिजिटल इकोनॉमी का ऑक्सीजन है और ये एक तरह से नया ऑयल है। उन्होंने कहा कि हमें सोसाइटी में कॉन्फिडेंस लाना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें रोजगार की दिशा में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी बनानी होगी। अंबानी ने कहा कि देश की इकोनॉमी अगले 10 साल में तिगुनी हो जाएगी।
I believe that in the next 10 years, the Indian economy will grow from the present $2.5 trillion to over $7 trillion a year and rank among the top 3 economies in the world. And to make this happen, the Indian telecom and IT industry has to play a foundational role in creating the digital infrastructure. वहीं इसी इवेंट में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि आगे टेलीकॉम सेक्टर में 3 से 4 कंपनियां ही रहेंगी। उन्होंने कहा सभी को मिलकर काम करना होगा। India with 1.3 billion people and now increasingly going towards a market of 3+1 telecom players offers a great opportunity. Yes, we all are aware of the challenges that this industry faces, but I would say there are not too many markets in the world where you have 1.3 billion potential people to use and consume digital media. None of us can do it alone. We all have to come together while we compete head-on for the benefit of customers. We have to collaborate amongst ourselves, create ecosystems, use common towers, hopefully common fiber. Submarine cables are all in consortiums today, and some moonshots in the form of satellite projects are also being experimented to ensure that countries like India get the best benefits out of the same. और वहीं भारत में 5G के लिए इंफ्रा कितना तैयार है, उस पर जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है उसमें चर्चा हुई। ग्लोबल टेक फर्म स्टरलाइट टेक ने आज आईएमसी में 5G रेडी नेटवर्क सॉल्यूशन फ्लैश FWD मतलब फॉरवर्ड लॉन्च किया। क्या है टेक्नोलॉजी, कैसे काम करेगी, इसे लेकर स्टरलाइट टेक के सीईओ आनंद अग्रवाल से बात की हमारे सहयोगी महक कस्बेकर ने। सीईओ स्टरलाइट टेक के धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी गवर्नमेंट ने 5G का लॉन्च का ऐलान किया है। 2020 तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। स्टरलाइट टेक है वो कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार कर रही है। क्या हम रेडी हैं इस रोल आउट के लिए? अभी जो है हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं इंडिया में, ये 5G के लिए बैकहॉल का नेटवर्क। अभी आप देखिएगा तो जो टेक्नोलॉजी है 5G की वो ग्लोबली अब काफ़ी कमर्शलाइज हो रही है, स्टैंडर्ड्स कमर्शलाइज हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी जो बैकहॉल फाइबर नेट इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं रेडी है। तो हम उसी के लिए हम जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया सोल्यूशन बना रहे हैं, ये उसी पे फोकस्ड है कि जो भी हम लगाएं वो फ्यूचर प्रूफ रहे, 15-20 साल के लिए रहे और उसमें कैपेसिटी रहे और उसको ऐसे अच्छे से करें कि वो उसकी लाइफ टाइम रहे और कॉस्ट भी सही रहे। एक छोटा सवाल मेक इन इंडिया पे, जहाँ तक हम जानते हैं जो स्टरलाइट टेक कर रहे हैं स्पेशली इनोवेशन और अभी आपने जो लॉन्च किया है प्रोडक्ट, वो कम्प्लीटली एक मेक इन इंडिया है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? जी हाँ, हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है सारा वैल्यू एडिशन इंडिया में होता है। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सिलिकॉन से। सिलिकॉन जो माइन से आता है, बिल्कुल पत्थर की तरह रहता है, उससे हम केमिकल बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं और फिर केबल बनाते हैं। तो सारा रिसर्च इंडिया में है, डिज़ाइन इंडिया में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। अब आधार से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार हासिल करने की डेडलाइन सरकार ने बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने इस डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन ये एक्सटेंशन केवल उनके लिए है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए अप्लाई नहीं किया है। आपको बताएं, ये एक्सटेंशन LPG, PDS, मनरेगा समेत 135 स्कीम्स के लिए दिया गया है। सरकार ने स्कीम पर सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आधार को जरूरी करार दिया था और इन सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आधार को इन स्कीम से 30 सितंबर तक लिंक करना था। आने वाले वक्त में हो सकता है कि सिगरेट की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक और बाकी जैसे टॉफीज जैसी चीजें आपको मिलना बंद हो जाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें लिखा गया है कि सिगरेट, तंबाकू बेचने वाली दुकानों पर कोल्ड ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट वगैरह नहीं बेचे जाने चाहिए, क्योंकि इससे धूम्रपान न करने वाले लोग दुकान की तरफ आकर्षित होते हैं और इनमें कई बार बच्चे भी शामिल होते हैं। इस चिट्ठी में ये कहा गया कि राज्य सरकारों को सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और खैनी बेचने वाली दुकानों को एक नियम के अंदर लाकर उनको लाइसेंस देना चाहिए।
राजधानी शताब्दी दुरंतो के रेल मुसाफिरों को जल्द फ्लेक्सी फेयर स्कीम से राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फ्लेक्सी फेयर योजना को हटाने पर मंत्री से लेकर चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक सभी में सहमति बन गई है। मतलब साफ तौर पर आपका रेल किराया सस्ता होने जा रहा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि दिवाली के बाद फ्लेक्सी फेयर स्कीम हटाने पर अंतिम मोहर लग सकती है। दरअसल फ्लेक्सी फेयर जो स्कीम है रेल किराए का एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ प्रीमियम ट्रेनें जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनों पर ही लागू है। इसके तहत प्रीमियम ट्रेन के किराए में पहली 10 सीट बेस फेयर पर बेचने के बाद हर 10 सीट बेचने पर 10% तक किराया बढ़ जाता है। लेकिन इसमें किसी भी क्लास में अधिकतम किराया उसके बेस फेयर से 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? फ्लेक्सीफाई योजना के चलते राजधानी, शताब्दी, दुरंतो के मुसाफिरों को बेहद महंगे किराए में रेल सफर करना पड़ा और 9 सितंबर 2016 से लागू होने के बाद जो मुसाफिरों की तादाद थी उसमें जबरदस्त कमी भी आ गई फ्लेक्सी फेयर स्कीम के चलते। हर घर, हर गांव, हर शहर बिजली पहुंचे, इसके लिए सरकार ने सौभाग्य स्कीम लॉन्च कर दी और स्कीम का फायदा गरीब, मिडिल क्लास को तो जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं जिन्होंने बिजली का बिल ही नहीं भरा है और उनका बिजली कनेक्शन कट गया हो। ऐसे लोगों को पहले अपने बिजली के पुराने पेंडिंग बिल भरने पड़ेंगे। सौभाग्य स्कीम से जुड़ी ये कुछ अहम जानकारियां निकल कर आई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस स्कीम को लागू करने के लिए सालाना 28,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, यानी बिजली बनाने वाली कंपनियों को भी इससे फायदा होगा क्योंकि 31 दिसंबर 2018 तक इसे पूरा करना है। आपको याद दिलाएं कि सरकार ने सौभाग्य योजना के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट भी रखा, जिसमें 4 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, मीटर, ट्रांसफार्मर और तार दिए जाएंगे।